काबीना ने 7.8 अरब रुपए का पैकेज रमज़ान पैकेज मंजूर कर दिया है। ये 19 आइटम्स पे मुश्तमिल है और जो करंट मार्केट की प्राइसेस चल रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। आटे पे 30 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट, शुगर पे 40 रुपये किलो सब्सिडी दी जाएगी, घी पे 43 रुपये किलो, ऑयल पे यानी तेल पे 20 रुपये केजी, दाल चना पे 15 रुपये किलो, दाल मूंग पे 10 रुपये किलो, दाल माश पे 10 रुपये किलो, दाल मसूर पे 30 रुपये, वाइट ग्राम पे 25 रुपये, बेसन पे 20 रुपये किलो, खजूरों पे 20 रुपये किलो, चावलों पे 10 रुपये किलो और इसी तरह ब्रोकन राइस जो होता है उसके ऊपर 12 रुपये किलो और मुख्तलिफ सिरप्स पे, दूध पे और मिर्चों पे भी ये सब्सिडी दी जाएगी। पहले जो सब्सिडी है यूटिलिटी स्टोर्स की वो सिर्फ 5 अशिया पे थी, लेकिन रमज़ान के महीने में ये 5 से बढ़ के 19 अशिया पे चली जाएगी। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमारी हुकूमत आई थी तो इसकी सेल सालाना 10 अरब के करीब थी। इस साल हमारी सेल जो ख़त्म होएगी वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 100 अरब के करीब होएगी और ये साल वो साल भी होएगा कि जब इंशाअल्लाह ताला यूटिलिटी स्टोर्स ब्रेक इवन करेगा और ये बड़ी दहाइयों के बाद ऐसे होएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो अपने तमाम खर्चे भी पूरे करेगा और हो सकता है कि इंशाअल्लाह कोई मुनाफा भी जनरेट करे। दूसरी चीज़ ये यूरिया के हवाले से फ़िलहाल हम आदादोशुमार इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इस मरतबा रबी सीज़न के अंदर हमारे किसान भाइयों ने जो यूरिया की मिकदार कंज्यूम की है वो शायद 10 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे जाए और ये एक अच्छी चीज़ है। और हमने इस बुलंद तरीन सतह के बावजूद हमें यूरिया इंपोर्ट ना करना पड़ा क्योंकि हमने बर वक्त पिछले साल 2 छोटे यूरिया के प्लांट चला दिए थे। उसी अच्छे तजर्बे को सामने रखते हुए हम 2 प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो छोटे यूरिया के प्लांट हैं वो अभी से ही मार्च से ही हमने चलाने का फ़ैसला किया है और काबीना ने उनकी मंजूरी दे दी है। इन प्लांट चलाने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी लोकल सप्लाई बढ़ जाती है, कीमतों में बेहतरी आती है और आपको महंगा यूरिया बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। इसके साथ साथ आज हमारे पास जो बड़े पैमाने की सनत है जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसका डेटा भी मौसूल हुआ है और वो बड़ा खुशाइन डेटा है। जनवरी के महीने में बड़े पैमाने की जो सनत है मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 9.1% की ग्रोथ हमें देखने में आई और मजमूई तौर पे जुलाई से लेकर जनवरी तक का जो पीरियड है जिसमें कोविड का भी लॉकडाउन शामिल है और सर उसमें भी 7.8% हमें ग्रोथ नज़र आ रही है और लग रहा है कि इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो तकरीबन फुल कैपेसिटी के करीब जाती जा रही है, जो कि खुशाइन बात है। इंडस्ट्री के इन अच्छे नंबर्स का फ़ायदा ये है कि इससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का यानी कि मईशत की जो बढ़ने की रफ्तार है उसके जो हमारे अर्लियर फोरकास्ट्स थे मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो अपवर्ड्स रिवाइज होंगे। जो पहले आलमी इदारों ने भी जो फोरकास्ट किए थे और जो हमने भी किए थे इंशाल्लाह ताला उससे ज़्यादा तवक्को की जा सकती है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत अच्छी और मुसलसल मुस्तकिल एक अच्छी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। कीमतों के हवाले से सूबों को भी ये तजवीज़ दी जाएगी कि जिस तरह वफाकी हुकूमत जो है वो बर वक्त आटे की इंपोर्ट करती है, चीनी की इंपोर्ट करती है, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बड़े पैकेजेस रमज़ान के लिए अनाउंस किए हैं, तो सूबे भी रमज़ान के अंदर सहूलत बाज़ारों के ज़रिए और रमज़ान बाज़ारों के ज़रिए अपने अपने अलहदा बंदोबस्त करें जहाँ पे ये रोज़मर्रा की खाने की आइटम्स जो हैं उनको खुसूसी रियायत के साथ दिया जाए। खुसूसन सिंध, उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि सिंध ने बहुत देर की गंदम की रिलीज़ में, जिससे हमारी जो औसतन कीमत है वो ऊपर चली गई आटे की पूरे पाकिस्तान में। आज भी अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा देखें और अक्टूबर से ये मुसलसल चीज़ आपको सामने नज़र आएगी कि सिंध से जो डेटा आ रहा है वहाँ हमारे सिंधी भाई जो हैं वो उनकी सिंध हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह से उन्हें महंगा आटा आज भी मिल रहा है बनिस्बत बाकी सारे पाकिस्तान के, खुसूसन पंजाब के, जिन्होंने बर वक्त रिलीज़ शुरू की और वहाँ पर हमें आटे की बोरी की जो कीमत है वो जल्दी नीचे जाती नज़र आई। मईशत मैं समझता हूँ कि सही रुख में जा रही है और करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो सरप्लस में तब्दील हो गया। आपने देखा कि डॉलर जो है वो भी पीछे की तरफ आया है, 156 रुपये तकरीबन आज उसका ट्रेडिंग का हमारे पास जो इंडिकेशन आई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं जो पिछली हुकूमत ने तकरीबन ख़त्म कर दिए थे। बर वक्त रीपेमेंट्स हो रही हैं, IMF का जो प्रोग्राम है वो रिवाइव हो चुका है और हमें बाकी भी तमाम जो एक्सपोर्टर्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। हमें नए एक्सपोर्ट के एवेन्यूज़ खुलते नज़र आ रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको डेटा दिया
बड़े पैमाने की सनत का, तो उसके अंदर भी हमें अब 9% के करीब ग्रोथ जनवरी में देखने में आई, जो कि बहुत खुशाइंद है। इससे रोज़गार भी पैदा होएगा, इससे मईशत का पहिया भी चलेगा और मुल्क की पैदावार भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। दो सवाल है, एक तो शिबली साहब आज आया नहीं, उनका भी बता दें कि वो कब दोबारा से हो रहा है या कोई चेंज आ रहा है इसमें। दूसरा, आपने तो वो आइटम एक बताया हुआ है असले के लाइसेंस के हवाले से, पब्लिक को तो बैन किया हुआ है, मतलब अगर किसी को ज़रूरत भी है। और ये जो 6 अफराद को आपने 10-12 लाइसेंस अप्रूव किए हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब भी है, तो क्या ये इसमें वजूहात बताइए, ये अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे या मज़ीद वेपनाइज होना चाह रहे थे, क्या बताएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिबली फराज साहब का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। फैसल वाडा साहब भी हैं, शिबली फराज साहब भी हैं, ये प्रोसेस में है। और जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो हम आज जो है वो उधार के ऊपर काम कर रहे हैं तो शिबली फराज साहब भी वापस आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने असला लाइसेंस का कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ। इसमें 100% जो है एक पॉलिसी जो है होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज यही कहा है। एक पॉलिसी जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा गया है कि वो असला लाइसेंस के हवाले से बनाएं, और जो जिन लोगों का फिर ये राइट बनता है उन सब को मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी जल्दी उम्मीद है कि इसी चंद हफ्तों में इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इसको फाइनलाइज जो है वो कर लेगी। वहाँ कामरान साहब समा से सऊदी अरब के अल-जमाया ग्रुप के सरबराह पाकिस्तान में थे और अहम शख्सियत से उन्होंने मुलाकातें भी की कि इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि इलेक्ट्रिक पहुंचेगी कंपनी को फरोख्त करने के हवाले से? दूसरा, क्या वाजिबात का मसाइल क्या होगा हुकूमत और इलेक्ट्रिक के दरमियान? ये इसका आपको बेहतर जवाब जो है वो पावर डिवीज़न के जो काम है वो दे देंगे, क्योंकि हम अगर कोई ऐसी बात करें तो वो उसमें कोई नई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सर, पहले तो कैबिनेट के एक अहम डिसीजन से मुताबिक सवाल है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस स्कैंडल में मुलविस थी, इस रिपोर्ट में ये भी आया था कि नाअहल लोगों को अहलियत नहीं थी ऑयल कंपनियों से मुतालिक या ऑयल से मुतालिक उनकी अहलियत नहीं थी, उन लोगों को इदारों में लगाया गया। क्या उनका भी एहतसाब होगा? और फवाद चौधरी साहब ये भी बता दें कि पीडीएम में इस्तीफों की बाज़ सुनाई दे रही है, अगर 400 इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या कोई सियासी बहरान पैदा हो जाएगा या आप जितनी इंतखाबात करा लीजिए? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जो बताया गया है, पाकिस्तान में इस वक्त 66 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, लेकिन जो 92% ऑयल सप्लाई है वो 8 कंपनियां करती हैं। बाकी जो 58 कंपनीज़ हैं उनका जो टोटल सप्लाई है वो सिर्फ 8% है। अब आप अंदाज़ा लगा लें खुद ही कि अगर 8-9 कंपनियां जो हैं वो 92% दे रही हैं और बाकी 8% 58 कंपनियां दे रही हैं, तो ये बिज़नेस सेंस कैसे बनती है? और ये सारे जो पीछे लाइसेंस दिए गए पिछली हुकूमत के अंदर जो जिस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, अनफॉर्चुनेटली अब कहते तो हैं हम कि आप बार बार यही बात करते हैं, पिछली हुकूमत के ऊपर डालते हैं, लेकिन और क्या किया जाए? जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया गया पिछले 10 सालों में, और जो इदारा भी आप उठा के देखें तो आपको पता चलता है उसे अंदर से खोखला कर दिया गया। चाहे वो आपका पेट्रोलियम के इदारे हों, चाहे आपके PIA हो, चाहे आपका PTV हो, चाहे आपके बाकी इदारे हों, आपको बिल्कुल उसमें नज़र आता है। और ये और बड़ी हमने कामयाबियां ली हैं, जिस तरह अभी हमाद साहब ने आपको यूटिलिटी स्टोर्स का बताया। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इदारों को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करने का, और यही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं इनके साथ भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम इसको निज़ाम को बेहतर कर सकें और कम से कम फ्यूचर के लिए जो हमारे मामलात हैं वो बेहतर हो सकें। और यकीनी तौर के ऊपर इसमें जब ये तहकीकात की जो रिपोर्ट है अब वो मुतल्लिका एजेंसीज़ को जाएगी, तो जो जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनमें आएगा। बहुत सारी बताइएगा कि पीडीएफ का इजलास है, अगर लॉन्ग मार्च का वो फैसला करते हैं तो हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, हम माने देंगे, रोकेंगे? और हमारे साथ ये बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स को पिछले साल के बड़े पैकेजेस दिए गए, जो रिलीफ पैकेज था कोरोना के दौरान भी अरबों रुपए दिए गए, लेकिन इसमें करप्शन के बड़े इल्जाम लगते रहे हैं। दुलकर नैन अली खान और जो चेयरमैन थे वो इल्जाम लगाते रहे, उसका कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ, तो उसके हवाले से जहाँ तक ऑडिट की बात है तो यूटिलिटी स्टोर्स का जो पिछला बोर्ड था और जो नया बोर्ड भी आर्जी बना हुआ है, उन्होंने तो ऑडिट को ओके कर दिया है कि एक प्राइवेट ऑडिट फर्म हायर की जाए और उसको देखा जाए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले हफ्ते ही आप में से कुछ लोग वहाँ मौजूद थे
कि पहली मरतबा ऐसे हुआ कि हम यूटिलिटी स्टोर्स को ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इससे ऑटोमेशन से ये फ़ायदा होता है, कंप्यूटराइजेशन से, कि इंटरनल कंट्रोल्स बिल्ड हो जाते हैं एक इदारे के, क्योंकि आप ये दस्ती कागजात रख के और मैनुअल रजिस्टर्स रख के आप कंट्रोल्स उस तरह नहीं एक्सरसाइज कर सकते। तो PTCL के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का एक इदारा है NRTDC, उनको इसका टेंडर दिया गया है कनेक्टिविटी का और हार्डवेयर सप्लाई का, और उसके साथ हम यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर ये ऑटोमेशन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बेहतर शफाफियत जो है वो सामने लाई जा सके। जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, देखिए PDM बुनियादी तौर के ऊपर एक सियासी यतीमों का ग्रोह है। अब ये आज देखें आप कि कितना बड़ा लतीफ़ा है, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि कौन सी जमातें कह रही हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं, उसके बाद आफ्ताब शेरपाव साहब कह रहे हैं, उसके बाद मेरे भाई अवैस नूरानी कह रहे हैं कि इस्तीफ़े दे दें। अब इनसे पूछें आपके MNAs कितने हैं असम्बली में, आंसर इज़ ज़ीरो। आपके MPAs कितने हैं, आंसर इज़ ज़ीरो। यानी वो सारे लोग जिनका सिस्टम में कोई स्टेक ही नहीं है, सिस्टम में कोई हिस्सा ही नहीं है, वो बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़े दे दें। JUIF जो इस वक्त फजलुर रहमान साहब सबसे ज़्यादा कीन लगे हुए हैं कि हमें इस्तीफ़े दे दें, हमें इस्तीफ़े दे दें। पूरे मुल्क में तकरीबन 1150-1200 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। फजलुर रहमान साहब तो टोटल कैंडिडेट ही 40-50 खड़े करते हैं। मुझे बताइए इनका क्या स्टेक है सिस्टम में। सो मुझे उम्मीद है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN जो कि इस चूचू के मरबे में चूचू हैं, यानी बड़े हैं, और ये जो हैं ये इस तरह का रैश डिसीजन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है। अगर ये कर भी देंगे तो फिर देखते हैं कितने लोग इनकी बातों के ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि सेनेट के वोट के ऊपर भी तो आपने देखा है कि कितने लोगों ने इनकी बातों पे अमल किया। मेरे सर दो इंटरेस्ट के सवाल है, जिसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी आप कर दें। एक तो ये है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो ऑयल आता है वो सब स्टैंडर्ड जो आम लोकल कंपनी है उसके अलावा किसी बड़ी कंपनी के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाती। ये पिछले साल भी देखा गया, उससे पिछले साल भी देखा गया। दूसरी चीज़ सर, आपने ये बड़ा अच्छा एक शेड्यूल है कि इन्होंने डोमेस्टिक के लिए कनेक्शन गैस के, हमारी इतला के मुताबिक 18 लाख पेंडिंग हैं जो दरख्वास्त हैं, और 3 लाख की मंजूरी पहले पर ईयर दी जाती है। इसमें भी कोटे में इजाफा किया गया है या नहीं किया गया? सबसे पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स के घी के जो भी घी वहाँ पे आता है, इस पे मैंने भी तहकीक करवाई है और पूछा भी, वो तमाम PSQCA से स्टैंडर्डाइज्ड होता है। जो PSQCA से स्टैंडर्डाइज ना हो वो नहीं आता। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि घी की 3 मार्केट्स हैं पाकिस्तान में। एक जो सबसे छोटी मार्केट है वो Tier 1 ब्रांड है, 70 से 80% जो बिकता है वो Tier 2 और Tier 3 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर का बिकता है, और यूटिलिटी स्टोर जो सब्सिडी दे रही है वो Tier 2 ब्रांड पे दे रही है, जिसकी कीमत कुछ थोड़ी कम भी होती है, और आम तौर पे आम पब्लिक में सबसे ज़्यादा मकबूल भी वही घी होता है। जैसे हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है डालडा, वो डालडा Tier 1 भी बनाती है, और मनपसंद के नाम से वही कंपनी Tier 2 भी बनाती है, जिसकी कीमत कम होती है, और उसको यूटिलिटी स्टोर्स में भी एक ब्रांड है जिसको रखा जाता है। तो ये तमाम जो भी आता है ये PSQCA से इसके क्वालिटी चेक्स होते हैं, और जिसके पास अप्रूवल ना हो वो नहीं आता। ये मैं थोड़ा सा इस पर आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूँ कि ये बिल्कुल बात आई थी कि ये स्टैंडर्ड्स का नहीं है। हमने उसके बाद तमाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने घी को चेक किया, और वो सारा घी जो था वो बिल्कुल सही था। उसके कंटेनर्स में कहीं पर इशू था कि यानी जो बर्तन जिसमें डला हुआ था उसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो होगा, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस कनेक्शन जो आपने कहा, इस साल 4.5 लाख जो हैं वो गैस कनेक्शन लगाए गए हैं। अगले साल का हमारा टारगेट 6 लाख है, तो इंशाल्लाह जो 18 लाख की फिगर है जल्दी कवर हो जाए।